ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास दो स्प्रिंग्स हैं और दोनों स्प्रिंग से हमने आइडेंटिकल मास को हैंग किया। ठीक है, सेम मास हैंग है। क्या लगता है किस स्प्रिंग में एक्सटेंशन ज्यादा आया होगा? दोनों स्प्रिंग्स अलग अलग हैं, मास दोनों में सेम हैंग किया गया, दोनों स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आएगा, किस में ज्यादा चेंज आएगा? छोटी वाली स्प्रिंग में। स्प्रिंग तो ऑब्वियसली दोनों मासलेस हैं, लेकिन लेंथ किसकी ज्यादा बढ़ेगी? ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं वैसे पहले की नहीं दूसरे की बढ़ेगी। ठीक है। अब ये फिजिक्स नहीं है, ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना है कि अगर हम लोग दो स्प्रिंग्स ले रहे हैं, दोनों की लेंथ अलग अलग है और दोनों से हम आइडेंटिकल मास को हैंग कर रहे हैं। हो सकता है ये डायग्राम आपको क्लियर ना हो, एक दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है। ठीक है। इन दोनों स्प्रिंग से हमें मास को अटैच करना है। तो दोनों स्प्रिंग से अगर आप सेम मास अटैच करोगे तो इसकी लेंथ में ज्यादा इंक्रीज आएगा और इसकी लेंथ में थोड़ा इंक्रीज आएगा, वो कम आएगा। ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये फिजिक्स से तो मैं नहीं समझा सकता हूं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होगा मैं ये बता रहा हूं। ये वाली स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी और पहली वाली स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो कम बढ़ेगी। ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि कोई भी स्प्रिंग अगर आप लेते हो तो उस स्प्रिंग का होता है एक स्प्रिंग कांस्टेंट, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट के कहां से आया था? तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर कोई स्प्रिंग हमने ली है, इसमें कोई मास को अटैच किया है, फिर हम स्प्रिंग की लेंथ को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाने से, अगर हमने स्प्रिंग की लेंथ को x से बढ़ा दिया है, तो अब ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगी और स्प्रिंग जो अपनी तरफ पुल करेगी, जो फोर्स होगा उसको हम लोग टेंशन का फोर्स कहते थे। ठीक है। ये जो टेंशन का फोर्स होता था ये एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। आप जितनी ज़्यादा लेंथ उसकी बढ़ाओगे फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता था के, और के को हम लोग कहते थे स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा कांस्टेंट है जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। स्प्रिंग कौन से मटेरियल की बनी है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसका रेडियस क्या है वगैरह, इन सारी प्रॉपर्टीज पर ये कांस्टेंट के डिपेंड करने वाला है। ठीक है। अब के क्योंकि हर स्प्रिंग का अलग अलग होगा, के हर स्प्रिंग का अलग अलग होगा, तो एक्स भी हर स्प्रिंग का अलग अलग होगा। ठीक है। अगर के सबका अलग अलग होगा तो एक्स को भी अलग अलग होना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन हम सारी स्प्रिंग पे सेम देने वाले हैं। सेम टेंशन का मतलब, फिर से मैं वही एग्जांपल फिर से बनाता हूं। हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों स्प्रिंग की लेंथ अलग अलग है। यहां पर भी हमने एम का मास हैंग किया है और एक बड़ी स्प्रिंग है और इस पे भी हमने सेम मास एम का हैंग किया है। क्या दोनों स्प्रिंग को एमजी को बैलेंस करना है? तो यहां पर mg का फोर्स लगेगा जो स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा, यहां पर भी mg का फोर्स लगेगा जो स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा। तो स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाने से स्प्रिंग की लेंथ बढ़ तो जाएगी, और स्प्रिंग की लेंथ बढ़ने से स्प्रिंग के अंदर टेंशन का फोर्स जनरेट हो जाएगा। टेंशन दोनों में सेम होगी या अलग होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों केस में टी को mg को बैलेंस करना है। यहां पर भी टेंशन mg के बराबर है और यहां पर भी टेंशन mg के बराबर, तो टेंशन दोनों केस में सेम है। ठीक। और टेंशन होती किसके बराबर है? टेंशन होती है k इंटू एक्स के बराबर। अब ये दोनों स्प्रिंग में सेम टेंशन है, लेकिन दोनों स्प्रिंग्स अलग अलग हैं, तो दोनों का k अलग अलग होगा, और दोनों का k अलग अलग होगा तो दोनों का x भी अलग अलग होगा। तो दोनों स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आया है, x का मतलब चेंज इन लेंथ, तो दोनों स्प्रिंग की जो लेंथ में चेंज आया है वो अलग अलग आया होगा। ठीक।
अब जैसा मैंने अभी यही बताया कि अगर आप एक छोटी स्प्रिंग लेते हैं और एक बड़ी स्प्रिंग लेते हैं तो बड़ी स्प्रिंग की लेंथ में ज्यादा चेंज आता है और छोटी स्प्रिंग की लेंथ में छोटा चेंज आता है। तो जिसकी लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा उसका एक्स क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका एक्स बड़ा होगा उसका के छोटा होगा। ठीक, तो मतलब इस डिस्कशन से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, मैं रिजल्ट कैसे आ रहा था ये समझाना चाह रहा था, बट अगर आपको सिर्फ रिजल्ट ही पता करना है तो रिजल्ट सिर्फ ये है कि किसी भी स्प्रिंग को अगर हम लेते हैं, चाहे वो छोटी स्प्रिंग हो या बड़ी स्प्रिंग हो, उसका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा और उसकी कुछ लेंथ होगी। ठीक है, उसका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा और उसकी कुछ लेंथ होगी। जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये इसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ उतना छोटा स्प्रिंग कांस्टेंट, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना स्मॉल उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। इसलिए बड़ी स्प्रिंग का छोटा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और छोटी स्प्रिंग का बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, नोट करें इसे। ठीक है, क्या हुआ बालक? हाँ, क्या कर रहे हो? फॉर्मूला सर्च कर रहे हो? कौन सा फॉर्मूला? यहाँ इंसाइक्लोपीडिया खड़ा है तुम्हारे सामने। कौन सा फॉर्मूला सर्च कर रहे हो? हाँ, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आपको यह समझना है कि जितनी लंबी स्प्रिंग होगी स्प्रिंग कांस्टेंट उतना छोटा होगा। मैंने कोशिश तो करी कि आप समझो, ठीक है, उसका आप उसको एग्जैक्टली फील नहीं कर पा रहे हो कि कैसा है। तो तुमने कभी बॉल पेन अगर हम यूज करते हैं तो कभी कभी उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, देखा है? या अगर आप वो पेंसिल यूज करते हो जिसको पुश करते हो तो उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है। मान लो तुम्हारे पास एक छोटी स्प्रिंग है और एक तुम्हारे पास एक बड़ी स्प्रिंग है। दोनों स्प्रिंग को तुम ऊपर से पुश करो, फोर्स लगाओ, सेम फोर्स लगाओ, किसकी लेंथ ज्यादा बदलेगी? ऑब्वियसली बड़े वाले स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा बदलेगी, क्योंकि अगर तुम इसके ऊपर कोई मास भी रख दो तो ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, और इसके ऊपर मास रखोगे तो ये कम कंप्रेस होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया अभी भी? जितनी बड़ी स्प्रिंग होगी उतनी ज्यादा उसकी लेंथ में चेंज आएगा, और जितनी छोटी स्प्रिंग होगी उतना कम लेंथ चेंज में आएगा। तो अगर यहां से मैंने दोनों स्प्रिंग को फिक्स कर दिया और यहां से मैंने ब्लॉक को रख दिया तो ये भी कंप्रेस हुई, ये भी कंप्रेस हुई, लेकिन ये ज्यादा कंप्रेस हुई। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी स्प्रिंग होगी उसका के उतना छोटा होगा, और जितना उसका के छोटा होगा उतना उसका एक्स बड़ा होता जाएगा। तो बड़ी स्प्रिंग पे हम कहते हैं कि स्मॉल के होता है और छोटी स्प्रिंग का जो के होता है वो बड़ा होता है। ठीक, तो ओवरऑल आपको ये समझना है, सारे डिस्कशन का रिजल्ट ये है कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी लंबी लेंथ है के उतना स्मॉल हो गया। ठीक है, सबने नोट कर लिया? अच्छा, अब अगर के एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस रिजल्ट का यूज क्या करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं?
तो हमारे पास अगर कोई स्प्रिंग है के, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और लेंथ एल है, तो मैंने बताया कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या के इंटू एल का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आपने यहां से ले जाके उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया कांस्टेंट। तो मैंने ग्राफ में बताया था कि अगर हमें ग्राफ बनाते हैं y और x में, और y अगर x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो कैसा बनता है ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो k और l का जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्यों? क्योंकि y जो है वो x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये रिजल्ट याद रखना है कि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या उसी को हम कह सकते हैं k इंटू एल का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बनाइए इस ग्राफ को। ठीक है, क्वेश्चन जो आते हैं वो कटिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर आते हैं, स्प्रिंग को कट करने वाले पार्ट के ऊपर, और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आते हैं। तो अभी हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के पहले स्प्रिंग को कट करने का पार्ट समझ लेते हैं। तो किसी भी स्प्रिंग को अगर हम कट करते हैं, ये आपने नोट कर लिया है तो मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को आप 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट, कितने भी पार्ट्स में कट कर सकते हो। तो हमारे पास ओरिजिनल एक स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, और अगर हमने उसको 2 पार्ट्स में मान लो फिलहाल कट किया है, 3 पार्ट्स में भी देख लेंगे क्या होता है, तो इन दोनों के जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट पहले वाले स्प्रिंग कांस्टेंट केस से ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। क्यों? लेंथ घट गई है तो के उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के जो स्प्रिंग कांस्टेंट होंगे वो ओरिजिनल स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से बड़े होंगे। अब अगर इस स्प्रिंग की लेंथ मान लो L है, इस स्प्रिंग की लेंथ L1 है, और इसकी लेंथ L2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना मल्टीप्लिकेशन K इंटू एल का होगा वही K1 इंटू L1 का। ठीक है, अभी हमने पढ़ा K इंटू एल कॉन्स्टेंट होता है, तो इसका K इंटू इसका L इज इक्वल टू इसका K इंटू इसका L। तो अगर मुझे इसकी लेंथ पता है और इसकी लेंथ पता है, मतलब L और L1 पता है, तो क्या K1 निकाल लेंगे? के एल K1 L1 में K पता है, L पता है और L1 पता है, तो यहां से K1 आ जाएगा। ठीक, और यही हम इक्वल टू कर सकते हैं किसके? K2 L2 के। तो अगेन हम पहले और तीसरे को इक्वेट करेंगे तो हमको K2 आ जाएगा। तो अगर हम किसी स्प्रिंग को कट कर रहे हैं 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट में, तो आपको हर पार्ट का K इंटू एल किसी भी दूसरे पार्ट के K इंटू एल के इक्वल कर देना है। ठीक है, नोट करें इसे। स्प्रिंग मिल गई? ठीक है, अब एक और बड़ी स्प्रिंग खोजो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, लिखोगे क्वेश्चन?
A spring of spring constant K, a spring of spring constant K is cut into two parts. A spring of spring constant K is cut into two parts in the ratio of length, in the ratio of length 2:3. In the ratio of length 2:3. Find the spring constants of the two parts. Find the spring constant of the two parts. ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि अगर हमको क्वेश्चन में दिया है कि हमने इस स्प्रिंग को जिस रेशियो में काटा है वो रेशियो है 2:3 का, तो आप एक काम करोगे, आप मान लोगे कि एक की लेंथ है 2L और दूसरे की लेंथ है 3L। अगर 2:3 का रेशियो है तो एक की लेंथ है 2L, दूसरे की लेंथ है 3L, तो ओरिजिनल स्प्रिंग की लेंथ कितनी आई होगी? 5L। अब हमको यह पता है कि K1L1, K2L2, K2L सब बराबर होते हैं, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें K इंटू 5L, क्या ये हो जाना चाहिए किसके बराबर? K1 इंटू 2L। समझ में आई बात? K इंटू 5L इक्वल हो जाना चाहिए K1 इंटू 2L। यहां से LL कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? 5K/2 इज इक्वल टू K1। ठीक। सिमिलरली K इंटू 5L, K इंटू 5L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? K2 इंटू कितना? 3L। K2 इंटू 3L इज इक्वल टू K इंटू 5L। यहां से हमको मिल जाता है 5K/3 इज इक्वल टू K2। तो इस तरीके से आप K1 K2 निकाल लोगे। तो जिस रेशियो में बांटा है उनको जोड़कर जो आता है वो टोटल लेंथ है। अगर रेशियो 2:3 है तो टोटल लेंथ हम एक की लेंथ 2L मान लेंगे, एक की लेंथ 3L मान लेंगे। वही रेशियो अगर 4:9 होता तो एक की लेंथ 4L मान लेते, दूसरे की लेंथ 9L मान लेते। ठीक है। नहीं, वही तो मैंने समझाया कि स्प्रिंग जितनी छोटी होती है स्प्रिंग कांस्टेंट उसका उतना बड़ा होता है, भले ही स्प्रिंग सेम है लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बदल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। A spring of spring constant K, a spring of spring constant K is cut into three parts.
A spring of spring constant K is cut into three parts in the ratio of length 2:7:11. 2:7:11. Find spring constants of the three parts. Find the spring constants of the three parts. आया आंसर? ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि स्प्रिंग को तीन पार्ट्स में काटा गया है और उनके रेशियो है 2:7:11। ठीक है। तो ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था। इसकी लेंथ हमें नहीं पता, बट तीन पार्ट्स की लेंथ से यूज करके हम ओरिजिनल लेंथ को लिख देंगे। रेशियो है 2:7:11। तो एक की लेंथ 2L, दूसरे की 7L, तीसरे की 11L। ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी 20L। तो ओरिजिनल स्प्रिंग की लेंथ 20L रही होगी। ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। तो फिर से वही तरीका लगाएंगे। 20L इंटू K इज इक्वल टू K1 इंटू 2L। इसका L, इसका K, इसका K, इसका L, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 20K/2, जो ऑब्वियसली 10K हो जाएगा, बट मैं 20K/2 लिख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है। दूसरे के लिए अगर हम करेंगे तो फिर से लिखेंगे 20L इंटू K इज इक्वल टू K2 इंटू 7L। यहां से 20K/7 आ जाएगा, इसका K2। तीसरे के लिए लिखेंगे 20L इंटू K इज इक्वल टू K3 इंटू 11L। यहां से आ जाएगा 20K/11 इज इक्वल टू K3। ठीक है। ये तीन वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए, 20K/2, 20K/7 एंड 20K/11। ठीक है। अगर हमें आंसर डायरेक्टली लिखना होता तो हम डायरेक्टली भी ये आंसर्स लिख सकते हैं। हम बिना डायग्राम बनाए डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं उसको भी समझ लेते हैं। हमको रेशियो दिया है 2:7:11, ये रेशियो दिया है। ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स के तीन स्प्रिंग कांस्टेंट्स आएंगे। तीनों का सम कितना है? 20। तो तीनों के नीचे आप लिख देंगे 20। सॉरी, तीनों के नीचे नहीं, तीनों के ऊपर आप लिख देंगे 20, 20, 20। ठीक। इसके नीचे इस ये कितना था 2, तो 2 से डिवाइड, ये था 7, 7 से डिवाइड, ये था 11, 11 से डिवाइड, के सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीन पार्ट के स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर से समझते हैं क्या अपनाना है तरीका। आप इन तीनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके जो नंबर आता है वो सबके नीचे लिख देंगे। ठीक। अगर ये 2 था तो इसके डेनोमिनेटर में 2 आएगा, इसके डेनोमिनेटर में 7 आएगा, इसके डेनोमिनेटर में 11 आएगा। और k का स्प्रिंग कांस्टेंट था तो k तो सबको मिलेगा ही। तो 20K/2, 20K/7 एंड 20K/11। आई बात समझ में? ठीक है। अगर समझ में आया तो बताओ। अगर रेशियो होता, मैं रेशियो बदल देता हूं, डायरेक्टली आंसर लिखना है। 3:5:9 ये रेशियो है। ऊपर कितना आएगा? नीचे क्या आएगा? 3। और सबको k से मल्टीप्लाई कर दो, ये तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आया?
ये तरीका बिल्कुल ठीक है, बट अगर हमें आंसर लिखना है तो हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रिंग को कट करने का पार्ट। ठीक है, स्प्रिंग को कट करने से रिलेटेड सवाल आपको अलग अलग चैप्टर्स में मिल सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिल सकता है? एसएचएम जब हम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां भी टाइम पीरियड के बारे में कह सकता है, बड़ी स्प्रिंग का टाइम पीरियड इतना है तो छोटी स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस तरह के सवाल हमको अलग अलग चैप्टर्स में मिलते हैं। बस हमको ये पता होना चाहिए कि बड़ी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पता है तो छोटी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, ये तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में। तो पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में हम स्प्रिंग को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। और फिर जब हमने इनके नीचे किसी मास को हैंग कर दिया, तो मास को हैंग करते ही तीनों स्प्रिंग्स की लेंथ में कुछ कुछ चेंजेस आ जाएंगे। और यहां पे हमने एक मास को हैंग किया हुआ। ठीक है, तो तीनों स्प्रिंग की लेंथ में कुछ कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और तीनों स्प्रिंग्स अलग अलग हैं तो तीनों में चेंजेस भी अलग अलग आएंगे। इनमें से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी लेंथ में कम चेंज आएगा, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसकी लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा। अगर तीनों बराबर कांस्टेंट की होती तो बराबर चेंज आता, लेकिन यहाँ पे तीनों स्प्रिंग्स अगर अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट की हैं तो अलग अलग चेंज आना चाहिए। और अगर अलग अलग चेंज आना चाहिए तो हो सकता है कि जो पहले स्प्रिंग है इसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो x1 का आया है, जो दूसरी स्प्रिंग है इसकी लेंथ बढ़ गई है x2 से, और जो तीसरी स्प्रिंग है इसकी लेंथ बढ़ गई है x3 से। तीनों स्प्रिंग की लेंथ अलग अलग अमाउंट से बढ़ी हुई है, एक की x1, दूसरे की x2, तीसरे की x3। तीनों को मिला के टोटल चेंज कितना आया है? x1 प्लस x2 प्लस x3 में अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक जैसे ही मास को हैंग किया ये नीचे गिर गया। तो जब ये नीचे गिरा है तो तीनों स्प्रिंग ने अपनी अपनी लेंथ को बढ़ाया है तभी वो गिरा है, और तीनों स्प्रिंग ने अपनी अपनी लेंथ को बढ़ाया है, तो टोटल जो चेंज आया है तीनों को मिला के वो x1 प्लस x2 प्लस x3 का आया है। ठीक, लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बताया था कि जब भी रस्सी या स्प्रिंग एक दूसरे से कनेक्ट रहती है इस तरीके से तो सब में क्या सेम होती है? टेंशन का फोर्स सब में सेम होता है। तो जितनी टेंशन इसमें है उतनी टेंशन इसमें है, उतनी टेंशन इसमें, और ये सारी टेंशन किसके बराबर है? mg के बराबर। बताई थी ये बात। ठीक, तो यहां पे क्या कहा जा सकता है कि अगर इस स्प्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्प्रिंग में टेंशन T2 है और स्प्रिंग में टेंशन T3 है, तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू mg, ये कहा जा सकता है। ठीक, टेंशन का फॉर्मूला होता है kx, टेंशन का फॉर्मूला होता है kx। तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसकी लेंथ में x1 का चेंज आया है, तो क्या मैं कह सकता हूं इसके अंदर टेंशन होनी चाहिए K1 x1, इसकी टेंशन K2 x2, इसकी टेंशन K3 x3। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 इज इक्वल टू K3 x3 इज इक्वल टू mg। ठीक, यहां से क्या x1 x2 x3 निकल आएगा? x1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहां से? mg बाई k। पहले और आखिरी को इक्वेट कर दो, x1 की वैल्यू आ जाएगी, उसी तरीके से x2 की वैल्यू आ गई mg बाई k1, mg बाई k2, और x3 की वैल्यू आ गई mg बाई k3। ये चीज समझ में आई? x1 x2 x3 की वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, इतना नोट करो, फिर इसके आगे पढ़ते हैं।
ठीक है। तो तीनों स्प्रिंग की लेंथ अलग अलग वैल्यू से चेंज हुई है, और जिसका के कम होगा उसका एक्स ज्यादा होगा। हमने कुछ देर पहले भी यही पढ़ा था कि जितना छोटा के होता है उतना बड़ा उसका एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पढ़ते हैं, कैपेसिटर का पढ़ते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो काम ये तीन स्प्रिंग मिलके कर रही हैं वही काम एक अकेले स्प्रिंग से भी हो जाए। ठीक है, जो काम ये तीन स्प्रिंग्स मिलके कर रही हैं, अगर वही काम एक सिंगल स्प्रिंग कर दे तो हम कह सकते हैं कि तीनों के बदले हम एक सिंगल स्प्रिंग रख सकते हैं। तो उन तीनों के बदले जो सिंगल स्प्रिंग रखी जाएगी उसकी के की वैल्यू क्या है हमें यह पता करनी है। ठीक है, इसको मैं के कह सकता हूं या के इक्विवेलेंट भी कह सकता हूं। जैसे आर इक्विवेलेंट होता है वैसे के इक्विवेलेंट कह सकता हूं। तो मैंने उन तीनों के बदले एक सिंगल स्प्रिंग रख दी। ठीक है, और उस सिंगल स्प्रिंग से मैंने फिर से एक मास को हैंग किया। वही मास को हैंग किया तो इसकी लेंथ बढ़ गई। अब होना क्या चाहिए कि ये तीनों स्प्रिंग मिलकर जितनी लेंथ को इंक्रीज करी थी उस स्प्रिंग में भी सेम इंक्रीज इन लेंथ आना चाहिए। तभी तो कह सकते हैं कि तीनों ने मिलकर जो काम किया वो अकेले स्प्रिंग ने काम किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, इन तीनों के बदले एक सिंगल स्प्रिंग लगाना चाहते हैं और उस सिंगल स्प्रिंग से सेम मास लगाना चाहते हैं। जितनी यहां पर चेंज इन लेंथ आया है वही वहां पर भी लेंथ का चेंज आना चाहिए। तो ये लेंथ का चेंज कितना होना चाहिए? ये लेंथ का चेंज कितना होना चाहिए? ये लेंथ का चेंज अगर मैं x कहता हूं तो x की वैल्यू होनी चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, इस स्प्रिंग में अकेले उतना चेंज आ गया जितना उन तीनों ने मिलाकर जोड़कर बनाया था। इस स्प्रिंग में अकेले उतना चेंज आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं आगे लिख देता हूं नेक्स्ट पेज में, फिर तुम नोट कर लेना। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो x है, या चलो इस डायग्राम में ये बताओ कि इस स्प्रिंग में भी तो कोई टेंशन होगी, और इस स्प्रिंग की टेंशन कितनी होगी? mg के बराबर, और टेंशन का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स। तो यहां पे क्या ये कहा जा सकता है कि k इक्वलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू mg? क्या ये कहा जा सकता है? टेंशन इज इक्वल टू mg, टेंशन इज इक्वल टू mg, लेकिन टेंशन होती कितनी है? k इंटू एक्स। तो k इक्वलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू mg। तो ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो। ठीक, और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं और मैं ये लिख सकता हूं कि जो x की वैल्यू है वो है mg बाई के इक्वलेंट। ये आ गया। लेकिन x क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर था। x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू x के बराबर थी। x1 कितना आया था? देखो यहां पे लिखा हुआ है x1 आया है mg बाई के वन, x2 mg बाई के टू, x mg बाई के थ्री। तो यहां पे हम इनको पुट कर देते हैं। तो ये हो गया mg बाई के वन प्लस mg बाई के टू प्लस mg बाई के थ्री, और x की वैल्यू क्या है? mg बाई के इक्वलेंट। mg कैंसिल हो गया, और जैसे ही mg कैंसिल हुआ हम एक रिजल्ट पे पहुंच गए। और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने स्प्रिंग को सीरीज में लगाया है तो उन तीनों स्प्रिंग के बदले एक स्प्रिंग अगर लगानी होती तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये रिलेशन हमको दे देता। ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता था कि डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लो, बट मैं ये भी चाहता हूं कि इस फॉर्मूले को डेराइव करते समय बीच के जो रिजल्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बीच के रिजल्ट्स ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे सिर्फ पूछ लेता है x1 क्या है तो हम x1 को बता सकते हैं कि mg बाई के वन है, x2 बता सकते हैं, x3 बता सकते हैं, हर स्प्रिंग की लेंथ का चेंज भी बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इन तीनों का जो सम है वो x के बराबर होता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू x के बराबर होती है। ठीक है, आईआईटी में एक सवाल आ चुका है, मैं तो बताऊंगा अभी क्या सवाल आया था। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन में काम कर जाएगा, लेकिन बीच से कोई सवाल आएगा तो फिर नहीं कर पाते। तो बीच वाली चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करें।
नोट किया इस पेज को? हो गया नोट? ठीक है, नेक्स्ट पेज को नोट करो। ठीक है, जो आईआईटी में क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरीके का था। हालांकि वो एसएचएम का क्वेश्चन था, बट एसएचएम का कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट वही जो अभी हमने पढ़ा है वही लगने वाला है। कहता है कि ये ब्लॉक जो है वो एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, और ये वाला पॉइंट अपनी जगह से ए की दूरी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपनी जगह से ए की दूरी आगे बढ़ जाता है। तो यहां पे अगर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है K2। पूछा था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है? ये वाला जो एंड है स्प्रिंग का, इसको अगर मैं ए की वैल्यू से आगे खींच दूं, ए एक्चुअली एम्पलीट्यूड होता है एसएचएम में, तो अगर वो अपनी जगह से ए आगे बढ़ गया है तो पी वाला पॉइंट अपनी जगह से कितना आगे बढ़ा होगा? क्वेश्चन क्लियर है? ट्राई करो।
हाँ ठीक है, शायद यही होगा। हाँ बोलो। बाई K1 + K2। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगना है, तो मैं पिछले पेज में जाता हूँ और मैंने यही बताया है कि अगर आपने स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ा हुआ है तो हर स्प्रिंग की लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आता है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ में x1 का चेंज आया है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट x1 से नीचे आया है। अगर इसकी लेंथ में x2 का चेंज आया है तो ये वाला जो इसकी जो टोटल लेंथ है, इसमें मतलब टोटल लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, दो तीन स्प्रिंग से थोड़ा मुश्किल होगा, दो स्प्रिंग से समझाता हूं। ठीक है, दो स्प्रिंग के केस में अगर हमने एक स्प्रिंग के नीचे दूसरे स्प्रिंग को यूज किया है, तो जैसे डायग्राम समझते हैं, एक स्प्रिंग यहां तक है, फिर दूसरी स्प्रिंग यहां पे आ गई। ठीक है, जैसे ही आप इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींचते हैं या मास लगाते हैं तो ये पॉइंट नीचे आ जाता है। तो कुछ देर के बाद आपको ये स्प्रिंग की लेंथ बढ़ी हुई लगेगी और आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पर ये वाला पॉइंट इधर आ गया है और ये वाला पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट पहले यहां था, क्या ये वाला पॉइंट अब यहां आ गया है? मतलब ये अपनी जगह से कुछ तो नीचे आया है। और क्या जितनी इस स्प्रिंग की लेंथ बढ़ी है उतना ही नीचे आया है? तो ये वाला पॉइंट पहले यहां था, अब ये वाला पॉइंट यहां है, तो क्या ये स्प्रिंग की लेंथ यहां से यहां तक जो बढ़ी है x1 की, उतने से ही ये पॉइंट मूव किया है? समझ में आ रही मेरी बात? यहां पे पॉइंट है कोई, यहां पे कोई पॉइंट है P। अब ये पॉइंट P यहां पहुंच गया है क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई है, तो P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या जितनी स्प्रिंग की लेंथ बढ़ी है उसी के बराबर हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ है जितना इस स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आया है। और अगर इस स्प्रिंग की लेंथ x1 से बड़ी है तो पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट भी x1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, वापस आ जाओ इस डायग्राम में। हमसे पूछा है पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर हम ये पता कर लें कि इस स्प्रिंग की लेंथ कितने से बड़ी है तो आंसर आ जाएगा। अब अगर यहां पे हम मूव करा रहे हैं तो इस स्प्रिंग की लेंथ में कुछ चेंज आया होगा x1 और इस स्प्रिंग की लेंथ में कुछ चेंज आया होगा x2। x1 + x2 किसके बराबर होगा? ए। देखो पिछले केस में भी तो किया था, यहां पे x1 था, यहां x2 था, यहां x3 था, ये तीनों का जो चेंज हुआ है यही चेंज तो टोटल x के बराबर आता है। तो वही हम यहां पे यूज कर रहे हैं। इस पे कुछ चेंज हुआ, इस पे कुछ चेंज हुआ, जो दोनों का चेंज हुआ वो टोटल चेंज के बराबर होगा। और टोटल चेंज हमको बताया गया है कि a के बराबर है। ठीक, तो x1 + x2 a के बराबर है। ये एक इक्वेशन मिल गई, लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा। निकालना क्या है हमें? हमें निकालना क्या है? x1 निकालना है। x1 निकल गया, आंसर आ जाएगा। लेकिन x1 यहां से तो नहीं निकलेगा। और क्या तरीका है x1 निकालने का? दो स्प्रिंग सीरीज में लगी हैं, जब स्प्रिंग सीरीज में लगी हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं K1 x1 = K2 x2? टेंशन हमेशा बराबर होती हैं जब स्प्रिंग सीरीज में लगी होती हैं। T1 = T2 = T3 लिखा था यहाँ पे। K1 x1 = K2 x2 = K3 x3। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं K1 x1 = K2 x2। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकालना है x1, तो x2 को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करोगे? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x2 की वैल्यू है K1 x1/K2, ये कह सकते हैं। और ये जो x2 आया है इसको उठा के यहां रख दो। जैसे यहां रखोगे x1 को कॉमन लोगे, x1 की वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, समझ में आया तरीका क्या है? क्या तरीका है याद रखना, अगर इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो वह x1 के बराबर है और x1 + x2 टोटल a के बराबर है, तो x1 + x2 a हो गया। और दोनों स्प्रिंग सीरीज में है तो K1 x1 = K2 x2 हो गया। इन दोनों की मदद से हमें निकालना है x1। तो इस इक्वेशन से हमने x2 निकाला और x2 को निकाल के पहली इक्वेशन में रख दिया। पहली इक्वेशन में रखने के बाद क्या होता है, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हमको मिल जाएगा x1 + x2 की वैल्यू है K1 x1/K2 = a। x1 को कॉमन ले लोगे और सॉल्व करोगे तो K2a/K1 + K2, ये हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है,
ठीक है, नोट किया सबने? आप रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, जेई का सवाल है, रिपीट हो जाता है नीट में। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये K1 K2 है और ये ए से चला है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब पॉइंट पी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो K2A अपॉन K1 प्लस K2 आएगा। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो स्प्रिंग्स को साइड बाय साइड रखा जाता है, ठीक है, और फिर उनके नीचे एक कॉमन मास को अटैच किया जाता है। तो जैसे ही कॉमन मास को अटैच करते हैं, दोनों ही स्प्रिंग्स की लेंथ को बराबर बढ़ना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं बढ़ेंगी तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों स्प्रिंग को बराबर बढ़ना पड़ेगा, हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग हैं, तो लेंथ पे भी तो अलग अलग चेंज आना चाहिए। ठीक है, बट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लेंथ में सेम चेंज आ रहा है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट एग्जाम में सवाल आएगा तो ठीक है, हम मानेंगे कि इक्वल चेंज आया है। और इन दोनों की लेंथ में जो चेंज आया है वो x के बराबर। ठीक है, दोनों ही स्प्रिंग की जो लेंथ है वो x से बढ़ गई है। इसका वेट लग रहा होगा mg का। इस स्प्रिंग में टेंशन होगी T1 की और इस स्प्रिंग में टेंशन होगी T2 की। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना सकते हैं? इक्विलिब्रियम में है ये मास, ब्लॉक नीचे आके रुक गया है, तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। और स्प्रिंग में टेंशन का फॉर्मूला होता है K इंटू एक्स। तो इसका K1 था और लेंथ बढ़ गई है x से, तो T1 की जगह मैं रख सकता हूं K1x, T2 की जगह रख सकता हूं K2x इज इक्वल टू mg। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यह होता है कि हम, या किसी भी कॉम्बिनेशन का मतलब यह होता है कि हमारे पास चाहे दो स्प्रिंग हो या 10 स्प्रिंग हो, उन दोनों के बदले अगर हम एक सिंगल स्प्रिंग लगा देते जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होता, तो जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं वही काम इस अकेले स्प्रिंग को भी करना होगा। तो अगर हम सेम इस अकेले स्प्रिंग से वही वाला ब्लॉक अटैच कर दें जो दोनों स्प्रिंग से मिला के किया गया था, तो अब इस अकेले स्प्रिंग में भी जो लेंथ का चेंज आना चाहिए वो उतना ही आना चाहिए जितना दोनों स्प्रिंग में मिलाकर चेंज आया था। तो वहां पर भी चेंज एक्स का आया था, यहां पर भी चेंज एक्स का आना चाहिए। और अगर चेंज एक्स का आना चाहिए और ब्लॉक का मास एम है, तो वेट कितना लग गया? mg। टेंशन हो गई T। इक्वेशन क्या बनाएंगे इसकी? T इज इक्वल टू एम जी, टेंशन इज इक्वल टू एम जी, और टेंशन की वैल्यू कितनी है? K इक्वलेंट इंटू एक्स। तो K इक्वलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू एम जी। ये इसकी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक। mg की वैल्यू वहां से देखेंगे तो वहां से mg की वैल्यू आई है K1x प्लस K2x, और यहां से mg की वैल्यू आई है K इक्वलेंट इंटू एक्स। कह सकते हैं वहां से भी mg की एक वैल्यू आई है और यहां से भी mg की एक वैल्यू आई है। दोनों mg की वैल्यू को इक्वेट किया, x कैंसिल हो जाएगा और K इक्वलेंट K1 प्लस K2। और स्प्रिंग होंगी तो ऐसे ही आप इनको ऐड करते जाओगे तो K इक्वलेंट मिल जाएगा। ठीक है, करिए नोट।
ठीक है, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स पता होने चाहिए। पैरेलल में आप सीधे सीधे ऐड कर देते हैं और सीरीज में उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट किसके होते हैं, कैपेसिटर के या रेजिस्टर के? कैपेसिटर के रिजल्ट भी ऐसे ही होते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, नोट किया। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और केस होता है जो देखने में सीरीज लगता है बट एक्चुअली वो पैरेलल होता है। अगर दो स्प्रिंग के बीच में एक ब्लॉक को तुम लगा दो तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज नहीं होता है बल्कि पैरेलल होता है। रीजन समझते हैं? अगर इस ब्लॉक को मैंने अभी पकड़ के रखा है, ग्रेविटी में गिरने नहीं दिया है, तो ये दोनों स्प्रिंग में अभी कोई भी चेंज नहीं आया है। लेकिन जैसे ही इस ब्लॉक को छोड़ेंगे, ये ऊपर वाली स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, ये ब्लॉक यहां आ जाएगा और नीचे वाली स्प्रिंग की लेंथ घट जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा, नीचे वाली स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाएगा। लेकिन क्या ये कह सकते हो कि दोनों की लेंथ में चेंज इक्वल आएगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट जितना नीचे गिरेगा, जितना नीचे गिरेगा, ये वाला पॉइंट भी उतना ही नीचे गिरेगा। तो इस स्प्रिंग में जितना भी कंप्रेशन आया है, इस स्प्रिंग में उतना ही एक्सटेंशन आया है। एक स्प्रिंग में जितना कंप्रेशन आया है, जितनी स्प्रिंग में उतना एक्सटेंशन आया है। ठीक, अब टेंशन का फोर्स स्प्रिंग का पुशिंग भी हो सकता है, पुलिंग भी हो सकता है। तो यहां पे जो स्प्रिंग है, क्या इसको ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी T1 से, और ये वाली स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी T2 से, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है तो ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी T2 से। ये बात समझ में आई? तो ये वाली स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई है, तो लेंथ बढ़ने से ऊपर की तरफ खींचा गया होगा, और इसकी लेंथ घट गई है, तो किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वापस उल्टा फोर्स लगाती है स्प्रिंग, तो इस स्प्रिंग का फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा। ठीक, और इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ होगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो गया। क्या इक्वेशन बनाएंगे? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। T1 भी ऊपर, T2 भी ऊपर, और वो दोनों का सम mg के बराबर है। देखो यहां पे यही रिजल्ट आया था, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। दोनों स्प्रिंग एक तरफ थी तभी भी T1 प्लस T2 mg था। अगर दोनों स्प्रिंग आकर अलग अलग हैं, उधर ऐसे भी लगा दोगे तभी भी T1 प्लस T2 mg के बराबर। T1 की वैल्यू क्या लिखोगे? T1 की वैल्यू आ जाएगी K1x, T2 की वैल्यू आ जाएगी K2x इज इक्वल टू mg। कहने का मतलब है कि सेम रिजल्ट मिलने वाला है, तो इस कॉम्बिनेशन का भी जो K इक्विवेलेंट होता है वो वही आता है जो हमने पहले पढ़ा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी पैरेलल है। ठीक है, इसको सीरीज मत समझ लेना। सीरीज और पैरेलल में अंतर ये है कि अगर इन दोनों के बीच में ब्लॉक नहीं लगा होता तो ये सीरीज में होते, बट अगर इन दोनों के बीच में ब्लॉक लग गया है तो अब ये पैरेलल में आ गए। ठीक है, ठीक है। अब ये दो रिजल्ट्स भी याद रखते हैं। व्हेन स्प्रिंग्स ऑफ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के आर कनेक्टेड इन, पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल।
तो n स्प्रिंग्स हैं, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और उन सबको तुमने अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो k इक्विवेलेंट कितना आएगा? k बाई n आएगा। कौन से फॉर्मूले से? वही 1/k1 प्लस 1/k2 और 1/k3 लगाओगे तो एक्चुअली k बाई n आ जाएगा। और जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो n इंटू के आ जाएगा। यहां से k प्लस k प्लस k प्लस k n बार जुड़ेगा तो वो n इंटू के हो जाएगा। क्वेश्चन लिखोगे? A spring of spring constant k, a spring of spring constant k is cut into n equal parts. A spring of spring constant k is cut into n equal parts. Full stop. Find the k equivalent if the n parts are connected. Find the k equivalent if the n parts are connected. पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। क्या आएगा? पहले का के, दूसरे का सीरीज वाले का के आ जाएगा, पैरेलल वाले का क्या आएगा? n स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर तुम किसी स्प्रिंग को n पार्ट्स में कट कर देते हो, कोई स्प्रिंग थी, स्प्रिंग कांस्टेंट k था, और अब हमने इसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है, तो किसी भी एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? इनको n पार्ट्स में कट कर दिया है, तो किसी भी एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? n के। किसी भी एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा n के। क्यों आया? वही k1 इंटू L1 इज इक्वल टू k2 इंटू L से आप कर सकते हो। अगर इस स्प्रिंग की लेंथ L है, या मान लो हर एक पार्ट की लेंथ L है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, तो इन सब की लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? NL। अब k1 L1 k2 L2 लगाओगे तो मैं पता चल जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट n इंटू k के बराबर हो जाएगा।
ठीक, याद रखो इस बात को। एक स्प्रिंग को 100 हिस्सों में काटा, हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 के हो जाएगा। एक स्प्रिंग को n पार्ट्स में काटा, हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट n के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इनको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में और दूसरी बार कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में हमको पता है, अभी मैंने आपको यही लिख के बताया कि अगर हमारे पास n पार्ट्स हैं और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो रिजल्ट आता है k/n। ठीक, हमारे पास क्या n पार्ट्स हैं और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, कितना है nk, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए nk/n। यही तो रिजल्ट है, देखो ना यही बताया है। अगर हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k था तो रिजल्ट आया था k/n, लेकिन यहां पे हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है nk, तो रिजल्ट आएगा nk/n, मतलब वो k के बराबर होना चाहिए। होना भी तो चाहिए, खुद सोचो ना, अगर ये सारे हिस्से मैं सीरीज में जोड़ दूं तो क्या वही ओरिजिनल स्प्रिंग नहीं बन जाएगी? अगर मैं सारे हिस्से एक एक जोड़ के यही बना दूं तो क्या यही ओरिजिनल स्प्रिंग नहीं बन जाएगी? तो ओरिजिनल स्प्रिंग बनेगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम ही रहना चाहिए। समझ में आई ये बात? तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा। अगर मैं एक स्प्रिंग को कुछ हिस्सों में काटूं और वापस सीरीज में जोड़ दूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं हो सकता है यहां पे n इक्वल पार्ट्स कहा हो, मैंने ऐसा भी कह सकता हूं कि मैंने एक स्प्रिंग को 5:7:11 के रेशियो में काटा और सीरीज में जोड़ दिया, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट सेम आएगा? सीरीज में वही आ जाएगा जो ओरिजिनल था, क्योंकि सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि इनको एक के नीचे एक जोड़ोगे और एक के नीचे एक जोड़ोगे तो ओरिजिनल स्प्रिंग वापस बन जाएगी। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट आया था? पैरेलल रिजल्ट होता है n टाइम्स ऑफ जितना भी k था। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं k इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का n टाइम्स ऑफ n इंटू k, क्योंकि हर एक पार्ट का n k था, तो यहां से n स्क्वायर k आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको बताना है इसका k इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, सीरीज का रिजल्ट याद रखना है, पैरेलल का रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो सीरीज में जब आइडेंटिकल स्प्रिंग्स होती हैं और n स्प्रिंग सीरीज में लगाते हैं तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट k/n आता है। यही तो हमने पढ़ा है। यहां पे कहीं तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है? हाँ, यहां पर देखोगे तो ये तीनों स्प्रिंग एक दूसरे से सीरीज में जुड़ी हुई है। हाँ ठीक है,
ये तीनों स्प्रिंग एक दूसरे से सीरीज में जुड़ी हुई हैं, और जब आइडेंटिकल स्प्रिंग जुड़ी होती हैं तो हमको पता है अगर एन स्प्रिंग जुड़ी होती तो के इक्विवेलेंट के बाई एन आता है। यहां पे कितनी स्प्रिंग जुड़ी हैं? 3 स्प्रिंग जुड़ी हैं, तो कितना रिजल्ट आएगा इसका? 6k/3। कहां से आया? वही, अगर के की एन स्प्रिंग होती तो k/n आता। यहां 6k की 3 स्प्रिंग है, तो रिजल्ट 6k/3 के बराबर होना चाहिए इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, उसी तरीके से ये दोनों भी तो सीरीज में है, ये दोनों भी तो सीरीज में है, और सीरीज में है तो फिर से हम k/n का फॉर्मूला लगाएंगे। कितनी स्प्रिंग्स है? 2 स्प्रिंग है, तो और दोनों का कितना कितना है? 4k, तो 4k/2। मतलब इनके बदले कितना आ गया? 2k। इनके बदले आ गया 2k, इनके बदले भी आ गया 2k। अब कहने का मतलब यह हुआ कि अब आप उसके बदले अकेले स्प्रिंग लगा सकते हैं 2k की, और इन तीनों के बदले भी अकेले स्प्रिंग लगा सकते हैं 2k की। अब ये 2k किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। पैरेलल में हमको पता है कि ऐड कर देते हैं k1 + k2, तो k इक्विवेलेंट हमको मिल जाता है 4k। ठीक है, तो इधर से सीरीज निकाला, उधर से सीरीज निकाला, दोनों सीरीज का रिजल्ट जो आएगा, इनके बदले अकेला लगा दिया 2k, इनके बदले भी अकेला लगा दिया 2k, दोनों पैरेलल में है, हमको रिजल्ट मिल जाता है 4k। ठीक है, इनका रिजल्ट बताना। थर्टी थ्री k/4, 12। 11k/4 आ रहा है, वही है क्या? सेम तरीके से करो ना, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है
ये तीनों सीरीज में जुड़े हैं एक दूसरे से, और जब आइडेंटिकल स्प्रिंग सीरीज में जुड़ती हैं तो हमें सबको, जितना जितना स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ स्प्रिंग है, 3 है तो 2k/3 आएगा। ठीक है, यहां पर 4 स्प्रिंग्स हैं तो 3k/4 आएगा, और यहां पे 3 स्प्रिंग्स हैं। अब ये तीनों किसमें जुड़ी हैं? ये दोनों पैरेलल दिख ही रहा है, और मैंने ये भी बताया था कि ऊपर और नीचे का कॉम्बिनेशन भी पैरेलल है। और जब ये सब पैरेलल हैं तो k इक्विवेलेंट लिखना है तो हमें लिखना है k 2k/3 प्लस 3k/4 प्लस 4k/3, तीनों को ऐड कर दो। k1 k2 k3 तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हो तो 11k/4 आना चाहिए। नहीं, सीरीज में क्यों आएगा? अभी ये बताया ना, इस डायग्राम में क्या बताया था कि जब स्प्रिंग्स ऊपर और नीचे कनेक्टेड होती हैं तो ये दोनों भी किस में होती हैं? पैरेलल में होती हैं। यही तो बताया। तो यहां पर भी जो स्प्रिंग्स आपको दिख रही हैं ऊपर और नीचे वाली, ये भी पैरेलल में ही है। तो ये दोनों तो पैरेलल में है ही, और ये भी उसके साथ पैरेलल में। ठीक है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? जहां से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। जैसे अभी हम ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप ऑब्जर्वेशन कार के अंदर से बैठ के देख रहे हो तो कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होते हैं और कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किनको कहते हैं? जो एक्सेलरेट नहीं करते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इन बातों को। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप हेडिंग दे सकते हो। ये कह सकते हैं प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन। ठीक है, जहां से हम ऑब्जर्वेशन को ले रहे हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट में इसको IFR कह सकते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो एक्सेलरेट नहीं करता है। ठीक है, फ्रेम विच इज नॉट एक्सेलरेटिंग। अब कैसे एक्सेलरेटिंग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे मान लो, एक्सेलरेशन दो तरीकों से आ सकता है। एक एक्सेलरेशन आ सकता है, एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी बदलती है। तो वेलोसिटी दो कारणों से बदल सकती है। एक तो हम उसकी स्पीड को बदलने लगे तो वेलोसिटी बदल जाएगी, दूसरा डायरेक्शन को बदल देंगे तभी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे ना चल के किसी कर्व में घूमने लगेगा तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेम विच इज नॉट एक्सेलरेटिंग मतलब ये ऐसा फ्रेम होगा, वो या तो रेस्ट पे होगा, और अगर चल भी रहा होगा तो मूविंग विथ
कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, मैंने देखना वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा, वेलोसिटी। और ज्यादा बेहतर समझने के लिए मैं इसको इन स्ट्रेट लाइन लिख देता हूं, जिससे ये क्लियर रहे कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर जो चल रहा है तो चलने दो, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे चलना पड़ेगा, तो वो फ्रेम होगा इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो वह एक्सेलरेट करेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस फ्रेम विच इज एक्सेलरेटिंग। और एक्सेलरेट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको अपनी स्पीड को बदलना पड़े। एक्सेलरेट करने के लिए अगर अपने डायरेक्शन को भी बदलेगा तभी भी वो एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। तो जो भी फ्रेम इनर्शियल नहीं है वो नॉन इनर्शियल आ जाएगा, और नॉन इनर्शियल के लिए या तो अपनी स्पीड को चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे। ठीक है, दोनों में कुछ भी चेंज करेगा वो नॉन इनर्शियल बन जाएगा। और जो एनएलएम है, मतलब न्यूटन के जो लॉज हैं, वो सिर्फ एप्लीकेबल हैं कहां से? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के न्यूटन के लॉस लगाओगे तो अलाउ ही नहीं है, आंसर गलत मिलेगा। तो हमेशा हम न्यूटन के लॉस तभी लगा सकते हैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, ठीक। आईआईटी में सवाल आया था कि अर्थ जो है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल है क्योंकि अर्थ घूम रहा है, और जो अगर हम स्ट्रेट लाइन पे तो चल नहीं रहा है, उसका पाथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो एक्चुअली देखा जाए तो अर्थ से हम जो भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हम वहां से न्यूटन के लॉज नहीं लगा सकते, ठीक है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हम न्यूटन के लॉज सही यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो न्यूटन के लॉज यूज कर रहे हैं वो गलत है। एक और फोर्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज कोरियालिस फोर्स। वो कोरियालिस फोर्स भी पिक्चर में आ जाता है जब डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो न्यूटन के लॉज एज सच नहीं वैलिड है, बट फिर भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा स्प्रिंग का पार्ट और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बताने का पार्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें मोमेंटम से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बुकलेट और डीपीपी में है कि एक बॉल जमीन से टकराई, कितना फोर्स लगा, एवरेज फोर्स वगैरह। तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, और उसके बाद लास्ट पार्ट आएगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के बाद फ्रिक्शन का नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है।